हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है जिसमें हम थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम कौन सी अकाउंटिंग अजम्पशन को डेली बेसिस पे अकाउंटिंग पे काम पे लाते हैं, जिससे कि हमें हेल्प होती है किस चीजों पे, रिलायबिलिटी पे और कंपेरेबिलिटी पे। रिलायबिलिटी मतलब आप एक ही चीज को अकाउंटिंग को बार बार करके भी रिलायबल बन सकते हो और साथ ही साथ आप अपने पास्ट रिकॉर्ड से या फिर किसी और बिजनेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। इस चीजों में आपको हेल्प करता है क्या, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग अजम्पशन। तो पहला क्या है, अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है, पहले ये समझते हैं। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिससे किसी भी लैंग्वेज का रूल्स होता है, वही रूल है ये। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग वो रूल है जो अजम्पशन और प्रिंसिपल के अकाउंटिंग को कंसिस्टेंट, रिलायबल और कंपैरेबल बनाता है। कंपैरेबल मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, और बिना किसी रूल के, बिना इन रूल्स के बिजनेस अपनी मर्जी से रिकॉर्ड रखते रहेगा और कंपैरिजन इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ये जो भी रूल है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग को कंपैरेबल और रिलायबल बनाने में हेल्प करता है। अगर ये ना होगा तो क्या होगा, बिजनेस अपना मनमर्जी करने लगेगा। वो क्या करेगा, लीफो, अभी देखो लीफो में फीफो आप लोगों को नहीं पता होगा, धीरे धीरे पता होगा, बट अलग अलग मेथड शुरू करने लगेगा, है ना। उसके हिसाब से लगेगा कि नहीं मैं पहले ये कर लूं बाद में वो करूंगा, और वो उसका ठीक उल्टा करेगा, तो वो कंपैरेबल नहीं होगा। कोई किलो में सपोज क्या कर रहा है, पूरा का पूरा स्टॉक रिकॉर्ड कर रहा है और कोई पाउंड्स में कर रहा है, तो कंपेयर कैसे करोगे। तो इकाई या फिर जो पूरा का पूरा कीज होता है वो एक जैसा होना चाहिए, एलिमेंट्स एक जैसा होना चाहिए। तो इसी वजह से हम कुछ अजम्पशंस का ध्यान रखते हैं, जिसमें पहला क्या होगा, अजम्पशन के बारे में बेसिक कंडीशन टेकन फॉर ग्रांटेड, फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग लेक्चर 7 में ये चीज पढ़ेंगे। क्या चीज, अजम्पशन, पूरा का पूरा अजम्पशन। लेकिन प्रिंसिपल भी होता है, हाँ कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स एक्स्ट्रा होते हैं जिसको आप बिल्कुल चाह कर भी नहीं तोड़ सकते, वो चीज है आपको पढ़ना पड़ेगा। ये लेक्चर 8 में मैं रिकॉर्ड कंटिन्यू करूंगा। और साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि आईसीएआई बनाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत तरह के होते हैं, एएस होता है, इंड एएस होता है, और भी बहुत तरह का है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत तरह के, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होता है, एएएल्स। लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए इररिलेवेंट है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जानना जरूरी है। बस आप नॉलेज रख लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। बट हाँ, ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग जो लेक्चर 7 जो ये लेक्चर में कवर होने वाला है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग, बिजनेस एंटिटी के केस में डेफिनेशन क्या होगा, बिजनेस इज अ ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि अगर ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा ओनर है, इस बिजनेस का ये ओनर है, तो दोनों अलग अलग पर्सन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका जो पर्सनल रिकॉर्ड है, इसने क्या किया, इंश्योरेंस खरीदा खुद के लिए, तो ये जो इंश्योरेंस उसने खरीदा, ऐसा नहीं बोलोगे कि बिजनेस का, या फिर अब बिजनेस का ट्रांजैक्शन, अगर बिजनेस ने गुड्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा, किस चीज के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आप इस ओनर के बुक्स में लिख दो, दोनों का बुक्स अलग अलग बनेगा। सेम वही चीज बोला है। इंप्लीकेशन क्या है, ओनर पर्सनल एक्सपेंसेस, लोन, एसेट्स ऑल कीप इन अ सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। सपोज अगर ऐसा कुछ होता है कि ओनर ने कुछ खर्चा किया, किस टाइप का खर्चा किया, उसने क्या किया, बिजनेस के लिए कुछ चीजें एक्सपेंस करी, ठीक है। बिजनेस के लिए अगर उसने कुछ एक्सपेंस किया तो वो कहां जाएगा, वो कैपिटल होगा। पता है क्यों, क्योंकि वो जब बिजनेस के लिए एक्सपेंस करता है तो वो बिजनेस में पैसे डाल रहा है, तो जब डालता है तो वो कैपिटल जाता है। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ खर्चा करता है और बिजनेस के पैसे से, तो वो ड्राइंग कहलाएगा। क्यों, मैंने बताया था जब फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स के बारे में, तो जिसमें अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, ड्राइंग्स और सारी चीजें की बात हुई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि ड्राइंग सिर्फ उसको कहते हैं, ये जो फूल बना रहे हो आप, ये ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग के अंदर मुझे पता है, बट ये ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग आप उसको कहोगे जो कि अगर कोई ओनर है अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए उसको लोन देना है, सपोज उसको अगर इंश्योरेंस पे करना है, उसको अपने बेटी का ये करना है, क्या बोलता है, स्कूल का फीस देना है, तो ये सारी चीजें उसका पर्सनल है, बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये सारी चीजें ड्राइंग्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग अलग आप मानोगे, किस चीज को, ओनर्स को और बिजनेस को। दूसरा क्या है, मनी मेजरमेंट अजम्पशन, ओनली ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स एंड रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स, नॉन मॉनिटरी इवेंट आर इग्नोर्ड। ऐसी बहुत सारी अकाउंट्स में ना चीज होती है जिसको आप पैसों से नहीं तोल सकते। कैसे, आपका कस्टमर्स के सामने कुछ वैल्यू है, कुछ इज्जत है आपके पूरा बिजनेस का, कैसे तोलोगे इस इज्जत को कि कितना इज्जत है भाई। आपका एम्प्लॉयज आपके साथ बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा है, आपका एम्प्लॉय आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, तो ये सारी चीजों को आप कैसे काउंट करोगे कि अकाउंटिंग में इसको कैसे लिखोगे कि हाँ मेरा जो एम्प्लॉय है वो 2 किलो का मेरे पे इज्जत करता है, और पर किलो का प्राइस है 1000 रुपए, तो 2 किलो इज्जत करता है तो 2000 रुपए, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो भी चीज है अगर नॉन मॉनिटरी टर्म का होगा तो उसको आप इग्नोर करोगे, किस चीज में, अगर अकाउंटिंग अजम्पशन के पूरा का पूरा कर रहे हो, और जितनी भी चीजें आप मनी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो उस चीज को आप राइट करोगे। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मॉनिटरी टर्म्स में काउंट नहीं हो सकती, इंप्लॉय का अगर स्किल्स,
अगर आपके कोई बिजनेस में कोई इंप्लॉय है जो बहुत हाईली स्किल्ड है, तो उसको आप कैसे काउंट करोगे कितना स्किल्ड है वो? कस्टमर का लॉयल्टी हो गया, टीम मोरल हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इवन इफ इट इज वेरी वैल्यूएबल। ठीक है। थर्ड, गोइंग कंसर्न। अब एक बात बताओ, आप अगर अकाउंटिंग करना शुरू करते हो, आप बिजनेस के लिए अगर अकाउंटेंट की तरह काम करते हो, तो क्या होगा? आप ये मान के चलोगे कि आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आज चलेगा और कल मैं बंद कर दूंगा बिजनेस? ऐसे तो नहीं करोगे ना आप ये मान के चलते हो कि बिजनेस मेरा लंबे समय तक चल रहा है, वो बिजनेस इस साल भी चल रहा है और फ्यूचर इवेंट्स पे भी चलेगा। तो यही सेम चीज गोइंग कंसर्न का मतलब होता है। इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडेफिनिटली इन द फ्यूचर, मतलब कितने लंबे समय तक नहीं पता, पर हाँ लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर में काम करेगा। इट विल नॉट क्लोज डाउन, शट डाउन इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में बहुत क्लोजली, या फिर ये बंद नहीं होगा, शट डाउन नहीं होगा। एसेट्स वैल्यू एट कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू, मतलब आप एसेट्स जिस चीज को परचेस किए उसको आप कॉस्ट में रिकॉर्ड करोगे, ना कि इस चीज पे जब आप उसको बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा। मतलब क्या है? मतलब ये आपने अगर ये पेंसिल आपने खरीदा 8,000 में, 10,000 में आपने पेंसिल खरीदा, और 10,000 में खरीदने के बाद आपने क्या किया, आप इसको 2 साल यूज किया, अब आपको लग रहा है कि हम इसको बेचेंगे, तो बेचने पे क्या आपको पूरा 10,000 मिलेगा? नहीं, हो सकता है 2,000 मिले, 1,000 मिले। तो आप इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे जो कि था 10,000, ना कि आप इसको बेचने पे आपको कितना पैसा रियलाइज होगा, कितना मिलेगा उस चीज पे। वही सेम चीज लिखा हुआ है, एसेट्स वैल्यू एट कॉस्ट नॉट एट लिक्विडेशन वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड बिकॉज एसेट्स आर अज्यूम्ड टू बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप ये मान के चलोगे कि एसेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा, ना कि शॉर्ट पीरियड में आपका तुरंत काम आया और खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अब एक चीज बताओ, साल कब शुरू होता है? 1 जनवरी। खत्म कब होता है? 31 मार्च। गलत। अकाउंटिंग में साल थोड़ा अलग तरह से काम करता है, पता है कैसे? ये शुरू होता है 1 अप्रैल से। हाँ, अकाउंटिंग में पूरा का पूरा जो साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और खत्म कब होता है? ये खत्म होता है 31 मार्च। अकाउंटिंग में ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वही चीज लिखा हुआ है, द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड टाइम और इंटरवल कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च इन इंडिया, इंडिया के ही हिसाब से। अच्छा, क्या दूसरे कंट्री भी ये चीज फॉलो करते होंगे? तो ऐसा नहीं होता। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ही फॉलो होता है। हमारा ही थोड़ा अलग है, क्यों है नहीं है उस टेक्निकलिटी पे नहीं जाते, बट हाँ ऐसा होता है। ठीक है, इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस भी रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब हर साल में आप करोगे। इंटरवल्स का मतलब इसमें अगेन साल हो रहा है। ठीक है, इंटरवल्स का मतलब साल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ईयर कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग। क्यों बनाते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ताकि आप प्रॉफिट जान सको, आप कंपेयर कर सको कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था, और आपका दूसरा कोई अगर बिजनेस है या और कोई किसी का भी बिजनेस है, आप उसके साथ कंपेयर कर सको कि कितना पैसा लगाने के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीजों को आप कंपेयर कर सको। ठीक है। अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल का मतलब क्या होता है पता है? अक्रू होना, मतलब मेरे को कोई चीज मिलना, एक तरह से अक्वायर करना। ठीक है, तो रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड। आप रेवेन्यू का मतलब आपने सेल किया, सेल करने के बाद आप उसको तुरंत रिकॉर्ड करोगे एज अ रेवेन्यू। तुरंत क्यों करना है? अगर कैश नहीं आया, क्रेडिट में सेल्स किया तो हाँ, तो भी आप उसको सेल्स रिकॉर्ड करोगे कि हाँ मैंने रेवेन्यू कमाया। अगर 10 लाख का सेल्स लेकिन सिर्फ क्रेडिट में हुआ है तो हाँ, तो भी आप रिकॉर्ड करो कि रेवेन्यू कमाया, ना कि जब आपको कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ मैटर नहीं करता, आपने रेवेन्यू कमाया उसको रिकॉर्ड करो। साथ ही साथ एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करो, व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन कैश पेड। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो गया इस साल का, ठीक है, इस साल का अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हुआ, आपने अभी तक पे नहीं करा है, बट फिर भी आप ये मानोगे कि आपका एक्सपेंस हो चुका है और आप एक्सपेंस को तुरंत रिकॉर्ड करोगे। पे करोगे, जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपने कैश दिया उसी वक्त आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको तुरंत करना पड़ेगा जैसे ही वो अक्रू होता है। सिमिलरली अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस हो चुका है, एक्सपेंस का बिल आ चुका है, बट अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? मतलब ऐसी चीजों का पैसा जो आपने ऑलरेडी दे रखा है। जैसे कैसे? अगर आपने इंप्लॉइज को सैलरी एडवांस में दे रखा है, आपने एडवांस में सैलरी दिया, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पहले से पे रखा हुआ एक्सपेंस। आपको पता है आप जब मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में जो सिम्स लगते हैं वो 2 तरह के मिलते हैं, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। प्रीपेड का क्या मतलब होता है? प्रीपेड मतलब आप पहले पैसा देते हो, फिर जाके आप 1 महीने यूज करते हो। आप जियो का सिम यूज कर रहे हो, 349 आपने पे किया, पूरा महीना आपने यूज किया। लेकिन एक पोस्टपेड सिम भी होता है, उसमें क्या होता है? आप पूरा महीना यूज करो, महीने के अंत में आपको बिल भेजा जाता है और उस बिल को आप पे करते हो, तो ये कहलाता है पोस्टपेड। बस यही प्रीपेड एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम मतलब इनकम आपके पास आई है, वही चीज। एडवांस इनकम हो गया, मतलब आपको कोई पैसा एडवांस में दे दिया तो भी। ऑल इनकम
ऑल अराइज बिकॉज ऑफ अजम्पशन। ये सारी चीजें कैसे आता है, अजम्पशन, आप जो अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से। डुअल एस्पेक्ट अजम्पशन, अब एक चीज देखो, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आप जब भी पूरा अकाउंटिंग आप सीए कर लो, जो करना आपको कर लो, पर ये चीज आपके लाइफ में हमेशा काम आएगा। वो ये है कि अगर आप जर्नल एंट्री फॉलो करते हो या आप जर्नल एंट्री बनाते हो या ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हो ना, तो उसका हमेशा दो इफेक्ट होगा, डुअल एस्पेक्ट होगा ही होगा, डुअल एलिमेंट, दो डुअल इफेक्ट होगा। क्या चीज होता है, सपोज अगर मैंने ये बोला कि मैंने गुड्स खरीदा है किस चीज पे, क्रेडिट पे, या मैंने गुड्स खरीदा है कैश देकर, तो इसमें दो एलिमेंट क्या होगा, एक गुड्स जो आपने खरीदा, एक कैश जो आपने दिया, तो दो एलिमेंट होगा ही होगा। वही चीज में लिखा हुआ है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट का होगा दोनों, डेबिट भी या क्रेडिट भी, दोनों इक्वल अमाउंट का होगा। दिस इज फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये फाउंडेशन है डबल एंट्री सिस्टम का। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का भी कोई चीज होता है, पर क्या होता है आपके लिए इररिलेवेंस है, और इवन दो आपको पूरा फ्यूचर में लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाला, हम लोग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम, DES, डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बारे में अकाउंटिंग इक्वेशन वाली लेक्चर जो है, मेरे को नंबर याद नहीं क्या लेक्चर था, आप देख लेना अकाउंट पूरा प्लेलिस्ट चेक करके कि आपको किस चीज में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था, वहां पे आप देख सकते हो। क्या होता है कि जितना एसेट्स होगा ना उसके ठीक बराबर होता है आपका लाइबिलिटी और साथ ही साथ आपका कैपिटल, लाइबिलिटी कैपिटल मिला दो, वो एसेट्स के बराबर होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आपने पढ़ा, लेकिन साथ ही साथ अगर हम क्विक रेफरेंसेस की बात करें कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो अजम्पशन क्या था, तो पहला था बिजनेस एंटिटी, जिसमें बिजनेस और ओनर को एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर सके, हटा सके। मनी मेजरमेंट, ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऐसी चीजें जिसको आप पैसों में तोल सकते हो वो चीज को ही आप रिकॉर्ड करते हो। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स आर इग्नोर्ड, नॉन मॉनिटरी का क्या था, एम्प्लॉइज का स्किल्स, ठीक है। गोइंग कंसर्न, ऐसा मान के चलोगे कि आपका बिजनेस फॉर एवर, लंबे समय तक आपका बिजनेस चलेगा, ऐसा नहीं कि आज चल रहा है तो कल बंद हो जाए। एसेट्स एट कॉस्ट नॉट एट लिक्विडेशन वैल्यू, एसेट्स को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो ना कि लिक्विडेट। ये 10,000 में खरीदा, मैंने 10,000 में रिकॉर्ड किया, ना कि 2,000 अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो 2,000 मिलेगा तो उस पर। अकाउंटिंग पीरियड, मैंने बताया था साल कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से, अंत कब होता है, खत्म कब होता है, 31 मार्च पे। तो वही लाइफ डिवाइडेड इनटू फिक्स टाइम पीरियड्स और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप बना पाओ, इसलिए ये पूरा का पूरा आप अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हो। अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस मैंने क्या बोला, आपने रेवेन्यू जनरेट किया तो आप उसको तुरंत रिकॉर्ड करो, कैश मिला नहीं मिला कोई मैटर नहीं करता, रेवेन्यू जनरेट किया आपने लिख दो। आपने एक्सपेंस किया है, पैसा नहीं दिया, एक्सपेंस हो गया, अक्रूड हो गया, आप उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड व्हेन इन अर्नड या इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश फ्लोज, कैश आना जाना हुआ, लेन देन हुआ, उससे मतलब नहीं है, हो गया तो कर दो। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडजस्टमेंट, सारी चीजें। डुअल एस्पेक्ट, मैंने बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसका दो एस्पेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। इसी चीज को लेकर आप पूरा दो एलिमेंट आप पूरा का पूरा स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हो, जिसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। एवरी ट्रांजैक्शंस हैव टू इक्वल इफेक्ट बेसिस ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब एक बात बताओ, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, जब अर्न किए रिगार्डलेस ऑफ कैश रिसिप्ट, करेक्ट। मैंने बताया था कि रेवेन्यू, आपने कैश सेल्स किया है तो आपने कैश मिला मैटर नहीं करता है, आपने जब सेल्स किया उसको रिकॉर्ड करो, अर्न हुआ है रिगार्डलेस ऑफ कैश रिसिप्ट। लेकिन अगर एक और सिस्टम जो होता है, जो कि बहुत छोटे बिजनेसेस फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कैश आया सिर्फ आप उस पे ही ये मानोगे कि आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आपने एक्सपेंस किया, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हो तो इसमें जैसे ही अर्न हुआ, आप कैश मिला या नहीं मिला आप उसको रिकॉर्ड करोगे, लेकिन इसमें जब कैश रिसीव होता है तब रिकॉर्ड करोगे। बेसिक डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है और अलग। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करोगे, जब इनकर हुआ तभी, कैश मिला है नहीं, कैश पे किया नहीं किया कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इसमें हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश हम एक्चुअली में पे किए। अगेन मैं बोलना चाहूंगा, ये कैश बेसिस बहुत छोटे बिजनेसेस के लिए लागू होता है, ये बस आप जानकारी के लिए ले लो, ऐसे जनरली ये चीज आपके बुक में या फिर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आप जानकारी के लिए रख लो दिमाग में कि ऐसा भी कुछ होता है। तीसरा, एडजस्टमेंट नीडेड, एडजस्टमेंट जरूरत पड़ता है अक्रूवल बेसिस पे, ऑब्वियसली पड़ता है। अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या अक्रूड इनकम या एडवांस है, एक्सपेंस है, कुछ भी है, तो इस चीज को आप एडजस्ट करोगे किस चीज से, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसके साथ। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप कैश पे ही नहीं किए तो आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। सिमिलरली फॉलोड बाय, किसको कौन फॉलो करता है, ऑल कंपनी, CBSE ICSE सिलेबस सब चीज इसको फॉलो करता है। लेकिन जो कैश बेसिस होता है वो सिर्फ स्मॉल बिजनेस, मैंने बताया था स्मॉल बिजनेस ही इसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल का एक अच्छा बात बताओ, सैलरी अगर मार्च का ड्यू है बट पे नहीं किया है, मार्च का सैलरी अगर ड्यू है हमने पे नहीं किया, तो इसको हम लोग अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। पर अगर इसमें सैलरी रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अगर हम उसको पे नहीं किया, लेकिन अगर अगला मंथ पे कर दिए तो अगले मंथ का भी रिकॉर्ड करेंगे और पिछले मंथ का जो पे किया वो भी रिकॉर्ड करेंगे।
अब ना क्वेश्चंस को देखो, आइडेंटिफाई करो, समझने की कोशिश करो कि आइडेंटिफाई करो कि अकाउंटिंग अजम्पशन इसमें क्या होगा, ठीक है, सीबीएसई स्टाइल में आइडेंटिफाई करो कि विच अकाउंटिंग अजम्पशन इज बीइंग अप्लाइड और वायलेटेड इन द सिचुएशन बिलो, ठीक है। रमेश ने रिकॉर्ड किया हिज पर्सनल कार एक्सपेंसेस इन हिज बिजनेस बुक्स। रमेश ने इसका पर्सनल जो कार था उसको बिजनेस के बुक में रख दिया। क्या ये सही है? एक बात बताओ, ये गलत है। पता है कैसे गलत है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो ओनर होता है उसका बुक और जो बिजनेस का बुक होता है दोनों अलग अलग होता है। तो इसमें देखो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, लेकिन वॉयलेट मतलब गलत किया है। क्या? पर्सनल एंड बिजनेस मिक्स कर दिया। बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, बिजनेस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें वॉयलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि पर्सनल और बिजनेस मिक्स कर दिया गया, ठीक है। बिजनेस वैल्यू इट्स मशीन एट अ कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन नॉट एट मार्केट प्राइस। अब देखो इसमें क्या बोला है कि बिजनेस क्या कर रहा है, मशीन को वैल्यू करता है, कॉस्ट मतलब जितना मैं खरीद रहा है ये, और इसका डेप्रिसिएशन मैं हर साल यूज कर रहा हूँ तो इसका जो वैल्यू गिर रहा है उस चीज को। तो तुमको नहीं लग रहा है ये सही है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना मशीन पे ये तो बहुत नॉर्मल है, तो ये सही है। ये गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न कैसे? आप ये मान रहे हो कि फ्यूचर टर्म्स में भी होगा तभी ना आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। आप ये मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस फॉर इटर्निटी लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा है, तो ये अप्लाइड है। बिजनेस अज्यूम टू बी कंटिन्यू, है ना। सैलरी ऑफ 10,000 ड्यू इन मार्च इज रिकॉर्डेड इवन दो इट विल बी पेड इन अप्रैल। सैलरी 10,000 मार्च का ड्यू है, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड कर लिए तब भी जब हमने उसको अप्रैल में पे किया, तो अक्रूअल अजम्पशन है ना। आपने उसको तब भी रिकॉर्ड किया जब वो ड्यू हुआ था, लेकिन साथ ही साथ आपने पे उसको कब किया? अप्रैल में। अप्लाइड रिकॉर्डेड व्हेन इट इनकर्ड एंड नॉट व्हेन पेड। अक्रू हुआ है तो आप उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। कंपनी रिकॉर्ड्स ओनली 50,000 एज सैलरी नॉट मोरल बूस्ट इट्स क्रिएटेड टू द एम्प्लॉइज। मतलब आपने जो सैलरी आपने जो दिया क्या था? कंपनी रिकॉर्ड ऑन 50,000 सैलरी, हाँ 50,000 सैलरी पे करने के कारण कंपनी ने ये तो रिकॉर्ड कर लिया कि सैलरी दिया है हमने किसको? एम्प्लॉइज को, लेकिन वो रिकॉर्ड करना भूल गए कि अरे 50,000 का सैलरी दिए, वो लोग तो बहुत खुश हो रहे होंगे, तो इस चीज का क्या वैल्यू होगा? तो इस चीज को तो मॉनिटरी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कि एक एम्प्लॉय को उसका सैलरी मिलने पे उसको कितना खुशी मिलता है। तो ये चीज के कारण आप मनी मेजरमेंट आप कर ही नहीं सकते। तो अप्लाइड व्हेन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड, सिर्फ आप मॉनिटरी ट्रांजैक्शन यानी जो आप सैलरी दिए हो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि वो कितना खुश हुआ उसको स्केल करोगे कि हाँ 2 किलो खुश हुआ है तो 2,000 रुपए लिख देते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते। बिजनेस प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर एंडिंग ऑन द 31st मार्च। ये सही है। अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात किया जा रहा है। अप्लाइड लाइफ डिवाइडेड इनटू एनुअल पीरियड्स। मैंने बताया था साल कब खत्म होता है? 31 मार्च में। शुरू कब होता है? 1 अप्रैल में। When goods bought on credit, stock debited and creditor credited। भाई ये कुछ भी गलत नहीं है। तो ये डुअल एस्पेक्ट की बात कर रही है, अप्लाइड है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, इक्वल इफेक्ट, यही चीज के बारे में बात किया और ऐसा कुछ अलग नहीं है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मशीन प्रूडेंस, सॉरी लेक्चर 6 में हम लोग मशीन प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 7 में हमने प्रिंसिपल अजम्पशन में फर्क, एग्जाम में क्या क्या था, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो लेक्चर 8 जो है इससे बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। तो लेक्चर 8 आप लोग मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये चीज लेक्चर 8 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 9 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपके नॉलेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हाँ वो एग्जाम में आने के चांसेस आपके लिए बहुत कम है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। और हाँ बट एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोग जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूँ, जो भी आपको ये पीडीएफ है, ये आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑडियो रिवीजन मैं इसका जितना जल्दी हो सके अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई गेस अभी 5 ऑडियो रिवीजन कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ ये किसके लिए कितना मैटर करता है मैं इस पर भी डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो तो 6 का 6 अजम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, इम्प्लीकेशन, 1 एग्जाम्पल्स ईच आपसे पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई करने के अजम्पशन अप्लाइड हुआ या वॉयलेट हुआ है, एक सिचुएशन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे सिचुएशन था ना, वैसा सिचुएशन देकर ये पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पे क्या कोई चीज अप्लाइड हुआ है, मतलब जो भी चीज अप्लाई हुआ वो सही है या फिर पूरा का पूरा वॉयलेट हो गया। जैसे इसके केस में क्या था, यहाँ पे वॉयलेट हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने जो ओनर था, ये जो ओनर था और जो उसका पूरा बिजनेस था उसको एक जैसा मर्ज कर दिया था, तो ये गलत था। ये चीज पूछा जाएगा। अक्रूवल वर्सेस कैश बेसिस के बीच में बेसिक डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे भी मैं अगेन बोल रहा हूँ पूछा जा सकता है। ये कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में पूछा जाना बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं पूछते हैं, ठीक है। अगर आईसीएसई में है तो सेम एज सीबीएसई की तरह है, पर इसमें अजम्पशन और प्रिंसिपल के बारे में डिस्टिंक्शन पूछा जा सकता है। बिजनेस एंटिटी एंड गोइंग कंसर्न आस्क के बारे में पूछा जा सकता है। डिटेल इंप्लीकेशन भी जाना जा सकता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में है तो 3 से 4 अजम्पशन पूछा जाएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड है मतलब आपका जो अभी के टाइम पे जो पूरा का पूरा सिलेबस है बहुत ज्यादा बेकार कर दिया। हाँ मैं बेकार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेकार है। अभी अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ रहे हो, आप पढ़ के इस सिलेबस के थ्रू ना आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो है,
तो आप जितना ज़्यादा हो सके हैवी कंटेंट करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा कुछ करना है, लाइक आप सीए करने का सोच रहे हो, सीएमए करने का, सीएस करने का, एसी सीएस सीएफए कुछ भी करने का सोच रहे हो, तो आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे अभी फोकस करो, सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड्स पे ध्यान मत दो, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कॉमर्स बड़ी चैनल को। आई एम साइनिंग ऑफ।